अब जो मेन चीज है आपके लिए, एक बहुत अच्छी न्यूज है कि एक ऐसी हस्ती जो हमारे लिए लेकर आ रही है बहुत सारी न्यू न्यू लर्निंग्स, बहुत सारी न्यू न्यू बातें, वहां आप सीखेंगे नई नई चीजें। तो हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ने वाली है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है, अपने आप को जस्ट अ वेट। हम मिलने जा रहे हैं कैप्टन चांद राम से, जिन्होंने दिल्ली के एशियाड गेम में 1982 के जो एशियाड गेम थे उसके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, और इंडिया का वो पहला मेडल था। 3 से 4 दिन से इंडिया कोई भी मैच नहीं जीत पा रहा था, और उसका रीजन ये था कि कोई भी प्लेयर है वो अपने आप को मेडल नहीं दिला पा रहा था। लेकिन जब इन्होंने अपने उस एरिया में एंट्री रखी, जब उन्होंने अपने एरिया में अपने गेम में जब उन्होंने पैर रखा, तब उन्हें एक मेडल हासिल हुआ। इंडिया को इन्होंने पहला गोल्ड मेडल दिलाया। इनके संघर्षों के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनकी क्या क्या एजुकेशन रही, उन सब के बारे में हम आज सीखेंगे, और ये बताएंगे कि इन्होंने किस तरीके से जीवन में संघर्ष किया और जीवन में वो सारी कामयाबी इन्होंने पाई जो ये चाहते थे। इस लेवल पर ये पहुंचना चाहते थे, वहां तक ये पहुंचे। तो कैप्टन चांदराम का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ ही समय में ये आपके साथ अवेलेबल हो जाएंगे, और हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जो आपके माइंड ट्रेनर हैं वो इनका इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं। वहां सीखेंगे हम इनके जीवन से जुड़ी हुई काफी कहानियां जो हमारे लिए प्रेरणादायक होंगी। उनसे प्रेरणा लेकर हम जीवन में आगे किस तरीके से हमें डिसीजन लेने हैं, कहाँ हमें कहाँ जो अब हमारे लाइफ में संघर्ष आते हैं तो किस तरीके से हमें डिसीजन करना होता है, हमें क्या क्या न्यू न्यू लर्निंग्स सीखने को मिलेंगी जो इन्होंने इंडिया के लिए किया, वो हम सीखेंगे। और सबसे अच्छी चीज कि ये आर्मी में रह चुके हैं, आर्मी में भी इन्होंने अपना रहते हुए देश को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। तो कितनी बड़ी हस्ती हमारे बीच आ रही है कि जिन्होंने गेम के साथ साथ आर्मी को भी अपना समय दिया है, अपना योगदान दिया है। उन्होंने अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण जो पल होते हैं वो देश के लिए निछावर किए हैं। तो इतनी बड़ी हस्ती का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। तो वेलकम सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका श्री कृष्ण मानस शक्ति केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके जीवन से बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिलेगी हमें। तो आप हमारे बहुत सारे आपके जो अनुभव रहे हैं उनके बारे में हमें बताइए, और आपकी जो जीवन में सीख रही हैं उनके बारे में हमें बताइए, हमें भी सिखाइए ताकि हम भी आपके जीवन से काफी कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सभी को बेस्ट विशेज और नमस्कार बोल रहा हूं। जैसा कि मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं, मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1974 के अंदर और 18 अप्रैल 1975 को मैंने आर्मी ज्वाइन की एज ए जीडी सोल्जर, और राजरेफ के अंदर मेरा ट्रेनिंग की मैंने। उसके बाद 6 राजरेफ के अंदर मैं पोस्टेड हो गया। जैसा कि पहले मैं स्कूल में और फौज में जाने के बाद भी हॉकी और फुटबॉल वगैरह खेलता रहा जी सर, लेकिन 1978 के अंदर मैंने एथलेटिक्स शुरू किया। पहले क्रॉस कंट्री की, फिर एथलेटिक शुरू की। जो इवेंट मैंने सेलेक्ट किया, सब मेरा मेन मकसद क्या था कि मैं किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता था। जैसा कि मैं नया था तो मैं 100 मीटर से लेकर के मैराथन तक मैंने ट्रायल दिया, लेकिन मैं किसी में 3rd, किसी में 4th, किसी में 5th प्लेस पर आता रहा। ये जो इवेंट है 20 किलोमीटर वॉकिंग रेस जो मैंने चुना, इसके बारे में ना मैंने कभी सुना था ना कभी देखा था।
तो एक मेरी यूनिट का एक आदमी ये इवेंट करता था। मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उसने मुझे बताया कि मैं 20 किलोमीटर वॉकिंग रेस करता हूँ। मैंने उससे पूछा कि सर ये कैसे होता है, क्या है ये? तो उन्होंने मुझे देख चल करके दिखाया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने आदमी हो? तो वो बोला मेरे को मैं अकेला ही हूँ। तो मैंने सोचा इसी में चांस है। जी सर। तो मैंने उनको बताया कि सर आप मेरे को देखना आप। तो मैंने ट्रैक के अंदर एक चक्कर थोड़ा टाइट शरीर से लगाया। तो फिर उसने मुझे कहा कि ये ऐसा है कि आप जितना अभ्यास करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इसमें निखार आता जाएगा। इतना बताने के बाद वो 2-3 दिन मैंने उनके साथ किया। उसके बाद फिर वो आर्मी कैंप के अंदर पूना के लिए कॉल कर लिया उनको। तो वो वहां चले गए, मैं अकेला रह गया। जैसा कि उस टाइम में ऐसा था कि कोई गाइड करने वाला, कोई कोच भी नहीं था, ना कोई शेड्यूल था। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने एक बस धुन बनाई अपने दिमाग में। मेरे लोकेशन से, आसाम में था मैं उस टाइम, मेरे लोकेशन से रंगिया रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर पड़ता है। जी तो सर। मैं क्या करता था, मैं सुबह 4 बजे तैयार होकर के मैं रंगिया जाता था और वहां से वापिस आता था। तो सुबह 40 किलोमीटर हो गया। और शाम को मैं ट्रैक के अंदर सभी खिलाड़ियों के साथ, जो यूनिट के खिलाड़ी थे उनके साथ मैं 50 चक्कर ट्रैक के लगा देता था। जी सर। तो ऐसा था कि वो एक जुनून था। और जबकि आसाम के अंदर क्या है कि वहां पर लोकेशन ऐसी जगह था जहाँ कोई बाजार भी नहीं था, और वहाँ दूध की भी फैसिलिटी नहीं थी, कोई फ्रूट भी नहीं था। सिर्फ जो अपनी आर्मी के मैस के अंदर कुक हाउस में जो खाना बनता था, मैं वही खा करके वो मेहनत करता था। जी सर। बस एक चीज वहां जरूर थी कि उधर हमारा थे, उसके पास खाली जगह बहुत थी। तो हमने उसकी खुदाई करके उसमें अपने खुद सब्जियां उगाई हुई थी। जी सर। तो मैं क्या करता था, वहां से आने के बाद मैं अपना सब्जी उबालता था खुद स्टोव के ऊपर, और वो उबाल करके उसमें नमक मेरे जो भी मिलता वो डाल करके वही खा लेता था मैं। तो वो ऐसा करने के बाद चलता रहा दौर। तो मैंने बस वो जो एक जुनून था जी सर। उसके अंदर मैंने कभी रुकने की कोशिश नहीं की। मैं प्रैक्टिस करता ही रहता था, ओके सर। प्रैक्टिस करता रहता था डेली। चाहे बारिश आओ, चाहे कुछ भी हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी है, तो मैं वो सब करता रहता, मैं रुकता नहीं था। जी सर। हर जगह मैं करता रहता था उसको। प्रैक्टिस मैंने नहीं छोड़ी। बस एक मेरे दिमाग के अंदर एक जुनून था, ये बैठ गया कि मुझे इसमें कामयाब होना है और सफलता हासिल करनी है। तो जैसा कि मैं वहां से फिर मेरी यूनिट जोधपुर आ गई। ओके सर। जोधपुर आने के बाद मुझे घर भी नजदीक पड़ जाता था, जैसे हरियाणा नजदीक पड़ जाता है राजस्थान के। तो घर से भी मेरे लिए घी वगैरह जाता रहता था, और फिर बीकानेर में फ्रूट वगैरह भी बढ़िया से मिल जाता था, और दूध भी मिल जाता था। फिर वहां पर मैंने क्या था कि जैसे सैंड ट्रेनिंग की, मैंने सैंड ट्रेनिंग करता रहा। तो जो बंदा मेरे को बता के गया था वो वापिस आ गया। तो हमारी ट्रायल हुई, मैंने उसको बीट कर दिया। जी सर। बीट करने के बाद वो आदमी मेरे से कुछ नाराज हो गया ओके कि सर। मैंने ही बताया और तूने मेरे को ही बीट कर दिया। जी सर। तो उसमें क्या था, फिर क्या था कि जो साथ के आदमी थे मेरे साथ यूनिट के, जी वो सर। सभी मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे। और ओके। वो बताते, आपस में चर्चा करते थे कि ये बंदा है जो ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा। जी सर। तो उस हिसाब से मेरे को भी वो बातें सुनने को मिलती थी। फिर मैंने
बस वो जो एक्चुअली क्या है कि जो स्पोर्ट्स है ना, वो एक, आप ये सोच लीजिए कि जुनून है ये, जुनून और रेगुलरिटी और चरित्र, जी सर। कंटिन्यूटी और अ, जिसको अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन, जी सर। ये सब ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इवन देखिए, अगर बारिश भी होती थी ना, तो बारिश में बाहर जाने की बजाय मैं बरामदे में ही चक्कर लगाता रहता था। स्टेयर्स पर दौड़ना, जाना, नीचे उतरना, मतलब क्या था कि वो शेड्यूल डेली मैंने वर्कआउट करना ही करना था। तो इस वजह से देखिए, मैंने 1978 में ये इवेंट सीखा, शुरू किया, जी और सर। फिर मैं सभी फॉर्मेशन, जैसे आर्मी के अंदर ब्रिगेड पहला कंपटीशन होता है, ब्रिगेड का इंटर यूनिट होता है, फिर डिवीजन का होता था, फिर कमांड होती थी, फिर कमांड के बाद सर्विसेज होती थी, जी फिर सर। नेशनल होता था। तो मैंने क्या किया, 78 में स्टार्ट किया। आप देखिए 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान, कंपटीशन के दौरान, मैंने 1981 में मैं नेशनल चैंपियन हो गया। वेरी गुड सर। फिर 1981 के अंदर मैंने टोक्यो के अंदर जो 4th एशियन ट्रैक एंड फील्ड मीट थी, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने क्वालिफाई किया। वहां पर भी मैंने गोल्ड मेडल लिया और नया मीट रिकॉर्ड किया एशिया का। जी सर। इसके बाद जैसा कि 9th एशियन गेम जो दिल्ली में होने थे, जी सर। उसके लिए मेरे को 1982 फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर मेरे को ईस्ट जर्मनी, पहले 2 जर्मनी होती थी, जी ईस्ट सर। और वेस्ट, तो जी मैं सर। ईस्ट जर्मनी, मेरे को भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने मेरे को ट्रेनिंग के लिए, हम 8 बंदों को ईस्ट जर्मनी भेज दिया जी साहब। ट्रेनिंग के लिए। तो वहां पर मेरे को जो जर्मन कोच था, वो बहुत ही बढ़िया कोच था, जानकार था वो, टेक्निक के बारे में भी उसको ज्ञान था और वर्कआउट के बारे में पूरा ज्ञान था। जी साहब। वहां जाने के बाद मैंने 4 महीने वहां ट्रेनिंग की उस कोच के पास। जी साहब। देखिए उसका कॉन्फिडेंस। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए उसके पास मैं 4 महीने रहा, जी साहब। उसने कभी भी मेरे से पूरा डिस्टेंस, न तो मेरी ट्रायल ली, 20 किलोमीटर का कभी भी डिस्टेंस उसने मेरे से नहीं करवाया। जी वो साहब। 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर ये करवाता था। जी जी साहब। और जब उसने मेरे को, मैं वहां से आया, तो उसने मेरे को शेड्यूल लिख करके दे दिया कि ये शेड्यूल आप एशियाड 82 तक करते रहना, और जब आप एशियाड 82 खेलोगे तो आपका टाइम 1 घंटा 28 मिनट और 1 घंटा 29 मिनट के बीच में आएगा। जी साहब। जबकि इससे पहले मेरा जो बेस्ट टाइम था वो 1 आवर 31 मिनट था। जी तो साहब। मैं सोच नहीं सकता था कि इतना आ जाएगा। जी मैं जी। ज्यादा से ज्यादा सोचता मैं 30 आ जाएगा। तो देखिए, मैं जब 9th एशियन गेम हुए, 9th एशियन गेम में क्या था, अपने 19 नवंबर को गेम शुरू हुए थे, जी साहब। और मेरा इवेंट था 26 नवंबर को। ओके साहब। तो 26 नवंबर तक हिंदुस्तान को किसी भी गेम में गोल्ड जी। मेडल नहीं मिला था। ओके ओके तो साहब। उस टाइम इतना मीडिया तो था नहीं, ओके साहब। पत्रकारिता थी, न्यूज़पेपर थे। जी साहब। तो उस टाइम न्यूज़पेपर में डेली एक बात जरूर आती थी। ओके। एक बात हर न्यूज़पेपर में एक लिखते थे कि हिंदुस्तान के अंदर गोल्ड मेडल चाहे किसी का ना हो, लेकिन चांदराम का गोल्ड मेडल पक्का होगा। ओके साहब। तो मैं उसको डेली पढ़ता था, जी और साहब। पब्लिक में क्रेज भी खूब था। ओके साहब। तो मेरे को
जैसे ही मेरा इवेंट शुरू हुआ जी तो साहब। इतनी गैदरिंग थी, स्टेडियम के अंदर कहीं जगह नहीं थी ओके सर। खाली। और रोड के ऊपर सर्कल था हमारा 2 किलोमीटर का, एक सर्कल बनाया था लोधी कॉम्प्लेक्स के आउटसाइड में। जी सर। तो जैसे ग्राउंड से स्टार्ट होकर के फिर 9 चक्कर हमने लोधी कॉम्प्लेक्स के लगाने थे। 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर फिर वापस आके ट्रैक में ही फिनिश करना था। जी साहब। तो रोड के ऊपर भी इतनी पब्लिक थी कि मैं बता नहीं सकता, कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। ओके। ऐसा लग रहा था कि जैसा कि पूरा हिंदुस्तान आज यहीं आके खड़ा हो गया। तो ऐसा है जैसा कि भाई सुरेंद्र, जैसे जो बंदा गेम करता है ना जी साहब। उसकी तो ताकत लगती ही है, यस सर। लेकिन जो देखते हैं ना, उसके जो शुभ चिंतक है जो उसको देखते हैं, जी साहब। ताकत उन लोगों की भी खूब लगती है। तो बिल्कुल। वो लोग मेरे को मोटिवेट करते रहे, भाई साहब रुको मत, और तेज जाओ और तेज जाओ और तेज जाओ। तो ऐसे ओके। करते करते मैंने जैसे 17 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। जी साहब। तो 17 किलोमीटर तक मेरा जो सेकंड था मेरे पीछे चाइनीज था, जी साहब। वो मेरे से 1 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस मैंने उसको दे दिया था। ओके ओके सर। तो तो वहाँ 17 किलोमीटर के बाद मेरे को कुछ पेट में प्रॉब्लम हो गई। ओके ओके सर। इसमें क्या होता है, खास करके लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर जी सर। पेट के अंदर एक गोला सा बन जाता है, गांठ सी बन जाती है पासू के जी अंदर। जी जी तो साहब। वो पेन मेरे को शुरू हो गया, और वो पेन इतना दर्दनाक होता है कि बंदा सोचता है कि अभी तू छोड़ दे इसको, जी साहब। रुक जा या बैठ जा। हम्म। तो दिल तो मेरा भी कर रहा था क्योंकि परेशान मैं इतना हो गया था दर्द से, जी लेकिन साहब। पब्लिक थी ना जो, यस। उनको भी महसूस हो गया था कि कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है। ओके तो साहब। फिर वो मोटिवेट करते रहे, चिल्लाते रहे, भाई साहब रुकना नहीं है, चलते रहो। तो मैंने वो जैसे तैसे फिर मेरा 19 किलोमीटर के बाद वो पेन ऑटोमेटिक खत्म हो गया। जी साहब। तो इसके बीच मेरे से वो जो चाइनीज था ना, वो 400 मीटर डिस्टेंस को कवर कर गया इतने 2 किलोमीटर के अंदर ही। ओके। तो फिर आखिर में मैंने जो ग्राउंड के अंदर फिनिश किया, पूरा स्टेडियम ऐसे हुआ जैसे कि मेरे ऊपर ही आने वाला है। जी जी तो साहब। मैंने वहां पर जो फिनिश किया, 1 घंटा 29 मिनट के अंदर मैंने वो रेस फिनिश की, जी और साहब। एशिया का नया रिकॉर्ड किया था, एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड किया। ओके सर। तो उसके बाद फिर 1983 के अंदर जी साहब। जो टोक्यो के अंदर जो चैंपियनशिप हुई थी 81 में, वही एशियन चैंपियनशिप फिर हुई कुवैत के अंदर 1983 में। ओके सर। 1983 में जो वो हुई, उसके अंदर भी मैंने गोल्ड मेडल लिया, और वो जो टोक्यो में रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को बीट किया करके दोबारा से नया मीट रिकॉर्ड किया एशिया का। ओके सर। दूसरा फिर 83 में जी सर। फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी। जी इससे सर। पहले क्या होता था, जितने भी महाद्वीप होते थे ना, जी सर। तो उन महाद्वीपों की एक टीम बनती थी। ओके सर। जो गोल्ड मेडलिस्ट होते थे, सिल्वर मेडलिस्ट होते थे, उनकी एक टीम बनती थी। जैसे कि अपन एशिया के अंदर पड़ता है हिंदुस्तान, तो एशिया की एक टीम बनती थी, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप के अंदर या वर्ल्ड चैंपियनशिप उसको बोलते थे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन 1983 से क्या हुआ कि जी सर। हर देश अपना खुद प्रतिनिधित्व करेगा। उसके लिए क्वालिफाई स्टैंडर्ड होता है। जी जो सर। बंदा जिस इवेंट के अंदर क्वालिफाई करेगा वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो ओके सर। मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर दिया। तो और मैं टीम कैप्टन भी था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो वहाँ मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा नंबर 16वां पड़ा, ओके साहब, 16वें इसमें स्थान पर रहा मैं। साहब जी, आपसे ये जानना चाह हाँ रहा जी। हूं मैं कि जब आपने ट्रायल दिया था 1983 के लिए, तो उस टाइम पे आपके साथ में हाँ। हिंदुस्तान से ट्रायल देने वाले कितने खिलाड़ी थे साहब? मेरे साथ 4 बंदे थे।
4 खिलाड़ी थे, तो उसमें आपका सिलेक्शन? हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया था पहले ही। ओके ओके, आपका सिलेक्शन हो गया था साहब पहले ही। हाँ हाँ, ओके मैंने क्वालिफाई किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ओके ओके साहब, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आपने क्वालिफाई हाँ कर दिया, और फिर जो फाइनल ये ट्रायल हुआ, यहाँ से आपने बोला कि 16वां स्थान आया, ये कहाँ पे हुई थी साहब? हाँ, वो ये फिनलैंड हेलसिंकी के अंदर। ओके, इंग्लैंड। फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ओके, फिनलैंड के अंदर हुई। हेलसिंकी में ये, हाँ, फिनलैंड में फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी। जी जी तो साहब। उसके अंदर मेरा 16वां स्थान था। ओके ओके सर। और उसके बाद फिर 1984 के अंदर जी साहब। पिक गेम्स लॉस एंजलिस यूएसए में होना था। ओके ओके सर। तो उसमें मैंने बॉम्बे के अंदर हमारा नेशनल हुआ, तो वहीं पर मैंने क्वालिफाई कर दिया था। ओके सर। तो मेरा वहीं पर सिलेक्शन हो गया था कि ओलंपिक के टीम कैप्टन होंगे, और चांदराम के नेतृत्व में ओलंपिक के लिए टीम जो जाएगी वो इनके नेतृत्व में जाएगी। ओके, तो साहब उसके अंदर मैं आपको बता दूं। जी साहब। हाँ हाँ, आप ये पूछ रहे बोलिए थे आप। हमें, तो 1984 के अंदर जो लॉस एंजलिस में यूएसए में ओलंपिक हुआ, उसकी कमांड मतलब आप उसके लीडर थे, इंडिया टीम को आप लीड कर रहे थे उसके अंदर? जी 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 जी। ओके, तो अपने इंडिया से कितने खिलाड़ी गए थे साहब एथलेटिक्स के उस टाइम पे? एथलेटिक्स के हम 7 आदमी थे। ओके ओके सर। पांच तो गर्ल्स थी, जिसमें खास कर मैं आपको बताऊं, पीटी उषा मेरी टीम में थी। ओके ओके और 1984 के अंदर ही पीटी उषा 4th स्थान पर रही थी 400 मीटर लो एडल के अंदर। ओके ओके सर। और मेरा ओलंपिक के अंदर 12वां नंबर था। जी साहब। मैंने 12वें नंबर पर फिनिश किया था। तो मैंने वहां पर एक खास बात मैं आपको बताऊं, वहां पर जो यूएसए के कंपटीटर थे, मैंने उनको बीट किया था। ओके ओके सर। वो 20वें 22वें पोजीशन पे थे। जी साहब। तो वहां पर कुछ, जैसा कि यूएसए के अंदर कुछ क्लब्स हैं। जी साहब। तो मेरे को वहां पर कई क्लबों ने इनवाइट किया, मेरे से मिले वो, कि आप हमारे क्लब को ज्वाइन करो जी साहब। और हम आपको यूएसए का सिटीजनशिप दिलाएंगे, ओके ओके। और आप यहीं पर रह जाओ। ओके। लेकिन मैं क्या था कि जैसा कि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ। तो गांव साहब, एक बार आर्मी में एक सेकंड के लिए साहब, सॉरी प्लीज डिस्टर्ब करने के लिए, एक सेकंड के लिए, तो जी। पूरी जनता जो ना आपके गांव के बारे में जानना चाहती है। आपका गांव कहाँ पे पड़ता है, इनसे कितनी डिस्टेंस पे है, और आपका जो लालन पालन पोषण कैसे हुआ, कितने तक आपने जो ना पढ़ाई किया, किस स्कूल में पढ़े, तो सभी हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानना चाहते हैं कि किस बैकग्राउंड से था, कैसे मध्यम परिवार से आप। ओके। हाँ सर। ओके ओके, समझ गया मैं। देखिए, मैं प्राइमरी, मेरा गांव बहुत छोटा गांव है। ओके सर। और ये सफीदों से, जींद से जो पानीपत रोड जाता है, उस रोड के ऊपर पड़ता है। जींद से 20-21 किलोमीटर मेन रोड के ऊपर ही मेरा गांव है। रजाना खुर्द गांव है मेरा। जी साहब। हाँ, जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके और ये जींद पानीपत मेन रोड के ऊपर पड़ता है। ओके ओके सर। और बहुत छोटा गांव है। मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल है। ओके ओके सर। तो मैंने प्राइमरी की पढ़ाई तो गांव में की। जी साहब। फिर प्राइमरी करने के बाद फिर मेरा जो पास में गांव पड़ता है बूढ़ाखेड़ा। ओके साहब। वहां बूढ़ाखेड़ा गांव के अंदर मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ओके साहब। उसके बाद मैं 1 साल जींद छोटूराम किसान कॉलेज में प्रेप, उस टाइम प्रेप और इंटर होती थी मैट्रिक के बाद। जी साहब। तो फिर मैंने जींद छोटूराम किसान कॉलेज में प्रेप में एडमिशन ले लिया। ओके सर। एडमिशन मैंने 1 साल पढ़ाई की, फिर एग्जाम चल पड़े। फाइनल एग्जाम थे, तो मैंने 2 एग्जाम दे दिए। तीसरे एग्जाम के अंदर मेरे पेपर होते थे इवनिंग में।
ओके सर। 2 से 5। जी सर। तो उस दिन 17 अप्रैल को भर्ती थी जींद के नेहरू स्टेडियम में। ओके सर। तो मैंने क्या किया, कुछ दोस्त थे जी वो सर। ट्राई कर रहे थे, वो रिजेक्ट हो गए, तो मैं मजाक करने लग गया। हाँ सर। वो मेरे को बोलते हैं आप भी देख लो जाके, आप भी निकल जाओगे। ओके ओके। तो मैं वहां गया। हाँ हाँ सर। तो ऐसा हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके सर। तो फिर जैसे मैंने फिर आर्मी ज्वाइन कर ली। और बाकी मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। ओके सर। आर्मी से मेरा खास जुड़ाव इसलिए था कि मेरे पिताजी भी आर्मी में सर्विस करते थे। जी सर। तो मोस्टली मेरे परिवार से मेरा भाई छोटा भी और बच्चे भी सभी आर्मी में हैं। जी सर। तो ये सभी आर्मी से खास जुड़ाव था हमारा शुरू से ही। ओके ओके तो सर। इसलिए मैं आर्मी में जाना चाहता था। बाकी जो आज जो फैसिलिटी है ना स्पोर्ट्स के अंदर, जी सर। अभी मैं आपको बताऊं तो आज के जो युवा हैं वो बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता। ओके। देखिए, मैं उस टाइम फौज में तनख्वाह 275 रुपए थी मेरी। ओके सर। तो अब आप अंदाजा लगा लिए, उस टाइम जो ट्रैक सूट होता था ना, जो अपन स्पोर्ट्स जी जी सूट सर। बोलते हैं, ट्रैक सूट, जी सर। वो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ लुधियाना के अंदर एक सेल्फ कंपनी होती थी, वो नायलॉन का ट्रैक सूट बनाती थी। ओके ओके सर। नायलॉन और कॉटन। जी सर। तो उस टाइम मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो ट्रैक सूट खरीद सकूं। ओके सर। तो मैंने नेशनल तक, जब मैं नेशनल में फर्स्ट हुआ था जी सर। 81 में, तब तक मेरे पास ट्रैक सूट नहीं था। जी सर। मैं अपने खाली अपने जो शॉर्ट्स, अंडरवियर, बनियान, उसी में ट्रेनिंग करता था। ऊपर अगर सर्दी होती थी तो कभी जर्सी पहन लेते थे। ओके सर। तो ट्रैक सूट नहीं था, और ना ही मेरे पास नेशनल तक जूते थे। ओके सर। ये जो स्पोर्ट्स शू होते हैं जो आजकल हर आदमी पहने घूमता है, जी 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 सर। उस टाइम ये जो शूज जो आज आम पब्लिक पहनती है, ये खाली स्पोर्ट्समैन ही पहनते थे। और ट्रैक सूट भी खाली स्पोर्ट्समैन ही पहना करता था। ओके सर। और तो उस टाइम मेरे पास नेशनल तक जब मैं खेला तो मेरे पास ट्रैक सूट भी नहीं था, जूते भी नहीं थे। तो ऐसा था कि जब जो बंदा नेशनल में पार्टिसिपेट करता था ना, और उसकी प्लेस आ जाती थी, तो सर्विसेज का एक सिस्टम था कि वो एक ट्रैक सूट उस स्पोर्ट्समैन को देती थी, एक ब्लेजर और एक ट्रैक सूट। जी साहब। तो तब मेरे को ट्रैक सूट मिला था। और जब मैं फिर टोक्यो गया, जब पहली 1981 में, वहां पर टाइगर स्पोर्ट्स कंपनी है जिसको एसिक्स भी बोल देते हैं, ये जापान की कंपनी है। जी साहब। उस कंपनी ने मेरे को स्पॉन्सर किया। उसने फिर तो मेरे पास भरमार लग गई, एडिडास, मिजुनो, पूमा, नाइकी, टाइगर। फिर तो हर कंपनी बोलती थी कि आप मेरा सॉक्स ले लो, आप मेरा शॉर्ट्स ले लो, आप मेरा बनियान ले लो। तो फिर तो मेरे पास सब चीजें सभी कंपनियों की मौजूद, हर कंपटीशन में अपने आप देते थे वो मुझे। फिर तो सब कुछ ठीक हो गया। बाकी जैसा क्या है सुरेंद्र भाई, स्पोर्ट्स के अंदर देखिए, एक तो खुराक बहुत जरूरी है, डाइट बहुत जरूरी है। आजकल खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैं अपनी डाइट के बारे में बताता हूँ। मैं नेशनल से लेकर के ओलंपिक तक ऐसा वर्ल्ड का कोई कंपटीशन नहीं है जो मैंने ना अटेंड किया और ना खेला हो, पार्टिसिपेट ना किया हो। हर कंपटीशन मैंने लड़ा। 2 एशियन गेम खेले, 3 एशियन चैंपियनशिप खेली, 1 कॉमनवेल्थ खेला, 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला, 1 ओलंपिक खेला। जी साहब। और 1984 से लेकर के 86 तक मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, एशियन गेम, जो 86 में
सियोल में हुए थे, दक्षिण कोरिया में, जी उसमें साहब। मैं टीम कैप्टन था इंडिया का। जी साहब। और 9 साल तक मैं 9 नेशनल गेम अनबीटन था। मैं अनबीटन मतलब 9 साल तक लगातार नेशनल चैंपियन रहा मैं। जी साहब। इसके अंदर जो खुराक की बात है ना मेरी, मैंने कभी कोई मेडिसिन यूज नहीं की, न कभी कोई ड्रग्स यूज की। और बताऊं मैं आपको, एक ऐसा वो था क्या कि मैं मेडल विनर तो था ही जी एशिया साहब। के अंदर, लेकिन ओलंपिक में भी पता नहीं क्या था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी क्या था, कॉमनवेल्थ में भी मेरा डोप टेस्ट हुआ हर ओके सर। कंपटीशन में। जी जी साहब। लेकिन मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं ज्यादा से ज्यादा ये विटामिन की टेबलेट है, बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल हैं, बस ये 2 चीजें, वो भी कोच मेरे को बताता था कि ये आप ले लिया करो, जी साहब। बस वही खाता था मैं। नहीं तो अ, शुरू में तो मैं नॉन वेजिटेरियन था, जी साहब। फिर धीरे धीरे जैसे फिर नॉन वेज यूज करना शुरू कर दिया। जी साहब। बस वही जो थी नेशनल कैंप में जो डाइट मिलती थी, वो वही डाइट खाते थे। बाकी अपनी जेब से तो खाली ये था, बार कभी दूध ले लिया, जी एक साहब। लीटर जैसे डेली दूध ले लेते थे, 2-3 गिलास जूस पी लेते थे, ये एक्स्ट्रा डाइट होती थी हमारी। अदरवाइज जो अ, फौज में खाना मिलता था वो खाया। जी साहब। और दूसरा फिर जैसे नेशनल टीम में सिलेक्शन करते थे तो जो कैंप में खाना मिलता है वो ही डाइट चलती। तो ओके साहब। इसलिए मेरा आज के युवा के लिए मेरा एक खास मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल मैं जैसे सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, ओके जैसे सर। कहीं भी हम कंपटीशन, कोई स्टेट कंपटीशन है या नेशनल कंपटीशन है या डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन है, वहां पर भी बच्चे यूज करते हैं इंजेक्शन वगैरह, ड्रग्स वगैरह, कोई भी ऐसा। तो ये सबसे बुरी लत है और सबसे गलत चीज है ये। जो बंदा इसको यूज करेगा ना, वो ये सोच लो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में, क्योंकि ये आजकल इतना एडवांस है। स्पोर्ट्स साइंस जो है वो हर चीज को पकड़ लेती है। जी और साहब। जो बंदा एक बार पकड़ में आ गया तो वो फिर आउट हो जाता है। और दूसरा एक चीज और भी है, अगर वो आउट भी नहीं होगा और वो पकड़ा भी नहीं जाएगा, तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि वो इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। जी साहब। तो इसलिए मेरा एक ये खास करके मैं सभी अपने युवा स्पोर्ट्समैन को बताना चाहता हूँ कि कभी भी इसके शिकार न हो। जी चाहे साहब। कोई भी आपको कहे कि ये ले लो, इससे ये रिजल्ट हो जाएगा, ये रिजल्ट नहीं, ये आपको अ, उल्टा आपके साथ गलत करेगा। आपके साइड इफेक्ट होंगे, हार्मोन्स लूज हो जाएंगे आपके। तो इसलिए इससे बचे। और जो अपनी प्योर डाइट है, वेज नॉन वेज जो भी है, फ्रूट खाइए, जूस पीजिए, दूध पीजिए, घी खाइए। तो इन चीजों के ऊपर आप डिपेंड कीजिए। और इन्हीं चीजों में सबसे ज्यादा कैलोरीज है, सबसे ज्यादा ताकत है। तो इस चीज के लिए आप विशेष ध्यान रखिए कि इन दूसरी चीजों से अवॉइड रहें। ओके। ओके साहब। तो और अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपके हाँ, जीवन में है ना साहब, नेगेटिव विचार तो बहुत सारे आए होंगे कि कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब आप तैयारी के दौरान पे कौन कौन से ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए और उन विचारों को फिर आपने कैसे रिमूव किया? क्योंकि देखिए, जब एक खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है और पहली बार, आपका बैकग्राउंड जैसे आपने बताया कि आप गांव के एक मध्यम परिवार से थे, आपको तो इस खेल के बारे में पता ही नहीं था, किसी व्यक्ति ने आपको फौज के अंदर गाइड किया कि ऐसे ऐसे ये वॉकिंग जो ना रनिंग होती है इसमें आप भाग लीजिए। तो आपके मन में बहुत सारे विचार ऐसे नहीं आए होंगे कि पता नहीं इसमें मेरे को कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो फिर वो जब नेगेटिविटी आती थी, क्योंकि हम बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वो अपने जीवन में बताते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा हमें लगता है, अभी जैसे आईएएस का एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, तो वो जो टॉपर थे वो भी ये बोलते थे कि सर हमें ऐसा लगता था कि क्या पता हम कामयाब होंगे या कहीं अब की बार भी हमारे को बदनामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपके जीवन में क्या ऐसा कभी दौर रहा साहब?
देखिए सबसे वैसे तो जो आपने पॉइंट किया है इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूँ। जी साहब। जैसा कि मैंने अभी पहले जिक्र किया था कि जिस बंदे ने मेरे को ये गेम सिखाया था, जी साहब। मैंने उसको 1 साल के अंदर ही, जैसे वो वापिस आया वहां से, हमारी ट्रायल हुई तो मैंने उसको बीट कर दिया। जी साहब। बीट करने के बाद वो बंदा मेरे से चिढ़ गया। जी साहब। तो वो मेरे को बोलता था कि आप अलग प्रैक्टिस किया करो। ओके 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 सर। तो सुरेंद्र भाई, उसने सोचा कि ये अलग रहेगा हाँ, तो ये डेड हो जाएगा। ओके ओके सर। लेकिन मेरे को पता है क्या है, मेरे को उसका फायदा हुआ। ओके मैंने सर। उसका फायदा उठाया। जी कैसे? तो मैं जब चलता था तो मैं अपने दिमाग में ये सोचता था कि वो 20 किलोमीटर करके आएगा, जी साहब। तो मैं 25 करता था। ओके 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 सर। तो उसका मेरे को एडवांटेज मिला, नहीं कि मैं डिसएडवांटेज नहीं, मैं उससे डिस्करेज नहीं हुआ। ओके ऐसा ओके। ही मेरे साथ क्या हुआ, अ, अ, आर्मी के अंदर जब सर्विसेज कंपटीशन हुआ, जी साहब। एक सर्विसेज के अंदर एक लड़का 1980 के अंदर ओलंपिक खेल के आया था मॉस्को, रणजीत सिंह नाम था उसका, सरदार जी जी थे वो। साहब। तो उसके साथ वो भी सर्विसेज के अंदर थे टीम में, जी जी तो हम इकट्ठे प्रैक्टिस करते थे। जी साहब। तो वहां मैंने जब उसको बीट किया ना, तो उसने भी मेरे को बोल दिया कि तुम अलग प्रैक्टिस किया करो, मेरे साथ मत आया करो। मतलब तो मैं हर खिलाड़ी के मन में आपने डर पैदा कर दिया कि ये हाँ हमारे से सीख रहा है और हाँ हमारे से ही आगे निकल रहा है। तो उनके अंदर ये एक डर की भावना आ गई कि हाँ कहीं ये हमारे को बीट करके हमारे से सीख के हमारे को compete ना कर दे। हाँ, यही मैं अलग होता नहीं फिर। जी साहब। मैं अपने दिमाग में और एक्स्ट्रा लेके चलता था जी जी कि साहब। अगर वो 25 करेगा तो आज तू 30 कर, और वो इस स्पीड से जाएगा। तो मैं क्या करता था, मेरे को या कोई तांगा मिलो, या कोई ट्रैक्टर मिलो, या कोई रिक्शा मिलो, जी मैं जी उन्हीं साहब। को उसी के पीछे लग लेता था। जी 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 तो साहब। मैक्सिमम मैं अपना वो करता था। जी और साहब। फिर एक कोई भी इवेंट है ना जी सुरेंद्र भाई, जी साहब। इसके अंदर एक चीज होती है। जी साहब। देखिए, हम अगर 20 किलोमीटर करते हैं ना, जी साहब। अगर मेरा आज का शेड्यूल है 18 किलोमीटर करने का, जी साहब। तो मेरा काम क्या है, 18 किलोमीटर तक मैंने अपना मैक्सिमम लगाना है। जी साहब। मैक्सिमम मैंने लगा दिया, ओके साहब। तो 18 किलोमीटर के बाद चाहे मैं 500 मीटर ही एक्स्ट्रा क्यों ना करूं, ओके साहब। जो वो एक्स्ट्रा करूंगा ना मैक्सिमम लगने के बाद, जी साहब। वो जो 500 मीटर होगी, वो मेरी कैपेसिटी, एनर्जी इंक्लूड होती है वो। जी 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 साहब। ये एक मोटा हाँ कहने की मतलब मेरा ये है कि अगर मैंने 10 किलोमीटर दौड़ना है, जी साहब। 10 किलोमीटर तो मैं दौड़ ही जाऊंगा, यस यस। क्योंकि उसके हिसाब से तो मैं करता आ रहा हूं काम। जी साहब। लेकिन क्या है कि जो मेरा शेड्यूल है, उसमें एक्स्ट्रा मैक्सिमम जो शेड्यूल है मेरा 5 किलोमीटर में, मान लो अगर मैंने 5 किलोमीटर में अपने शरीर को पूरा लगा दिया, जी तो साहब। उसके बाद 5 किलोमीटर के बाद चाहे हम 200 मीटर एक्स्ट्रा करें, वो इंक्लूड होता है हमारी एनर्जी के लिए, जी 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 साहब। कंपटीशन के लिए। ओके। समझ गए? जी साहब। और बाकी फिर जो जैसा कि आपने पूछा कि कभी आप इससे निराशा हुई, कभी जी साहब। निराशा ऐसा था सुरेंद्र भाई, 82 के अंदर जनवरी में मेरी मदर एक्सपायर हुई अचानकली। वो बहुत प्यार, मेरे से बहुत प्यार करती थी। ओके साहब। जैसे मैंने टोक्यो में मेडल लिया था, जैसे टोक्यो में मैंने मेडल लिया था ना, जी साहब। तो वो उसको पहन के पूरे गांव में घूमती थी। ओके साहब। और मेरी मम्मी बहुत सुंदर थी, बहुत प्यार करती थी मेरे से। जी साहब। तो जैसे वो एक्सपायर हुई ना, उस दिन मैं घर पर ही था। ओके साहब, छुट्टी आए हुए थे साहब आप? हाँ, मेरे सामने ही गुजरी थी। ओके साहब। पता नहीं क्या था कि मैं जैसे जोधपुर में था, तो मेरे गांव का एक बंदा वहां गया ओके साहब। एक्सरसाइज के लिए। जी जी साहब। उसने मेरे को बताया कि आपको आपकी मम्मी बोल रही थी, बुला रही थी।
ओके सर। तो मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर के आया, 2-3 दिन की छुट्टी लेके आ गया। जी सर। तो मेरे आने के बाद वो शाम को अचानक बीमार हो गई और अर्ली मॉर्निंग उसने दम तोड़ दिया। तो उससे पहले ठीक थी सर, मदर आपकी बिल्कुल सही थी, सही हाँ सर? बिल्कुल 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 ओके थी। ओके। तो वो जो हादसा था ना वो मेरे लिए बहुत दुखदाई था। उस टाइम मेरे को लगा कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर जो मेरी मदर को ये पता था कि दिल्ली में एशियन गेम होने हैं ओके सर। और मेरा बेटा उसमें पार्टिसिपेट करा, तो वो मेरे को बोलती थी जी कि सर। बेटा ये तो तू बाहर से ले आया है, जब दिल्ली में जो एशियन गेम होंगे ना उसके अंदर तेरे को गोल्ड मेडल लेना है, जी सर। तब पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगा कि मेरा बेटा क्या है। जी सर। तो बस फिर वो बात मैं अपने दिमाग में लेकर के बस फिर मैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखा सुरेंद्र भाई। मैंने फिर खूब मेहनत की और एशियाड के अंदर वो मेडल लेके नया रिकॉर्ड किया। रही फिर कुछ एक जैसे कि अपन किसी कंपटीशन में जाते हैं, कैंप में भी होता था, जैसे मैं पटियाला, मोस्टली ज्यादा कैंप हमारे पटियाला में ही लगते थे। जी सर। तो पटियाला में जैसे मैं रहता था तो वहां पर क्या है कि ये कुछ बंदे ऐसे थे, मेरे साथ जो कंपटीटर होते थे वो 2-3 ज्यादातर सिख होते थे। ओके सर। तो लोग मेरे को बोलते थे कि यहाँ ऐसा हो जाएगा, ये 2-3 है, तू अकेला है, ये तेरे को बीट करेंगे। ओके सर। ये बातें तो मेरे को सुनने में आती थी। तो मैं उनको ये बोलता था यार मेरा नाम चांदराम है, मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से दबता नहीं जी सर। है। वो अपना करेंगे, हम अपना करेंगे। जी और सर। देखिए एक खास बात मैं बताता हूँ, चाहे जूनियर बच्चा भी था जी सर। मेरे पास, जब मैं पटियाला कैंप में रहता था तो ये होते हैं डम एंड डफ बच्चे जो नहीं होते हैं, जी 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 सर। उनका भी कंपटीशन, हाँ उनका भी कंपटीशन होता है। ओके सर। अच्छा जूनियर भी आते हैं, अच्छा सिविलियन भी आ जाते थे जैसे। जी सर। तो वो सोचते थे कि हम इनके साथ प्रैक्टिस करें तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। जी सर। तो मैं क्या करता था, मैं किसी को अवॉइड नहीं करता था। ओके सर। मतलब जो आना चाहे वो आ सकता है। ओके सर। तो मैं उनको भी सपोर्ट करता था, मोटिवेट करता। मेरे साथ जो वो दूसरे बंदे थे, जैसे मेरे कंपटीटर थे, जी सर। मैंने उनको कभी भी किसी को सिंगल डे भी उनको अवॉइड नहीं किया। मैं उनको बल्कि खुद बोलता था, मैं चलो भाई प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर। तो इस तरह का मतलब मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था अपने आप के ऊपर है, मैं ये सोचता था जैसे कि हम इकट्ठे ट्रेनिंग करते थे जी सर। तो मैं और उनको साथ रखता था मैं। ओके सर। तो लेकिन मैं कभी कभी बीच बीच में उनका टेस्ट लेने के लिए मैं स्पीड को फास्ट कर लेता था। ओके सर। तो जैसे स्पीड को फास्ट कर लेता तो उस टाइम मैं ये जज कर लेता था कि ये बंदा कितना मेरे साथ चल सकेगा, जी जी सर। कितना खतरा मेरे को इससे हो सकता है। जी 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 सर। तो मैं उस खतरे को ट्रेनिंग में ही भाप लेता था, जी जी सर। ट्रेनिंग में ही भाप लेता था मैं। और फिर जैसे वो नेशनल में खेलने जाते, मेरा जब दिल करता उनको 4 किलोमीटर साथ रखना है या 5 रखना है या 10 रखना है, तो मैं उनको जहां चाहता वहीं बीट करके मैं क्लियर लीड ले लेता था उनसे। ओके सर। मेरे को कभी किसी ने, जब तक मैं नेशनल खेला, मेरे को कभी ये डर नहीं था कि मैं सेकंड हो जाऊंगा, ओके सर। मेरे को बीट कर देगा। नहीं, मेरे को ये था कि मैं फर्स्ट होऊंगा बस। तो इसके पीछे मैंने जो फर्स्ट सबसे बड़ा साहब, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, जो आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल था, ये यही था कि आपकी प्रैक्टिस आप इतनी करते थे कि आप पहले से ये लगाते थे कि सामने वाला व्यक्ति अपने दिमाग में ही सोच लेते थे कि वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, मेरे को उससे एक्स्ट्रा करनी है, तो आप उससे डबल मेहनत करते थे, तो इस वजह से आपकी मेहनत के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस था। हाँ देखो सुरेंद्र भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैं शुरू में जब मैंने बिगिनिंग की, जी साहब। तो एक तो मेरे को वो जो 60 किलोमीटर में डेली करता था ना, जी साहब। वो उससे क्या था कि इंडोरेंस तो मेरा भरपूर हो गया। जी 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 साहब। अच्छा दूसरी बात, फिर मैं जैसे मेरी वहां से पोस्टिंग जोधपुर हुई ना, जी साहब। जोधपुर के अंदर सैंड बहुत है। ओके साहब।
तो वो जो सैंड ट्रेनिंग थी वो भी शरीर के लिए, रनर के लिए, वॉकर के लिए इतनी बढ़िया चीज है वो। अगर आप उसके अंदर आधा घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं ना अपन लगातार सैंड के अंदर, जी सर। तो आधा घंटा इज इक्वल टू प्लेन में 1.5 घंटा। ओके ओके सर। इतनी मतलब एनर्जी इंडोरेंस इतना ज्यादा बनता है उसमें। ठीक है सर। सैंड और हिल ट्रेनिंग ये खास करके मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए ये दोनों जगह बहुत ही जरूरी है। तो ओके साहब, आपने बहुत ज्यादा जो ना मेहनत किया है साहब, और इसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन जो हमारे को देखने को मिला, मदर ने आपको काफी जो ना इंस्पायर किया है आपके जीवन के अंदर, कि मम्मी ने जो बोला आपको, जो आपका मदर का सपना था कि एक अनपढ़ होते हुए भी माँ ने एक सपना आपके लिए देखा था, और वो सपना आपका अपना बन गया कि मेरी माँ जीवन में नहीं रही। आपके जीवन में वो पहलू ऐसा आया कि जब माँ आपको छोड़ के गई तो आपने उन बातों को याद किया, माँ की जो सपना था कि मेरे को उसको पूरा करना है, उसने आपको मोटिवेट किया। फिर भी साहब एक बार मैं आपसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास में टाइम अभी लगभग 15 मिनट का बाकी है, तो हम कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चंस मेरे पास में रखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करूं और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पास में क्लियर मैसेज जा सके। तो साहब आपको क्या कभी ऐसा लगा कि इतनी मेहनत किया कि मेरा मेडल आएगा या नहीं आएगा, ऐसा मन में कभी उतार चढ़ाव होता था, नेगेटिव पॉजिटिव कभी होते थे, या हमेशा एक ही था कि बस मेरे को जीतना है और मैंने मेहनत करनी है? ऐसा था कि मेरा मकसद था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी फौज के लिए मैं ऐसा करूं कि मेरा नाम हो। जी सर। अच्छा, फिर मैं एक बात और बताना चाहता हूं सुरेंद्र भाई, जैसे कि मेरी मदर एक्सपायर होगी ना जो 82 के अंदर है। जी सर। तो मेरा संयुक्त परिवार था और फादर आर्मी में सर्विस करते थे। मेरे से एक बड़ा भाई है मेरा। जी सर। बाकी छोटे थे, हम 5 भाई हैं। जी सर। तो फिर मेरे को इतना बढ़िया परिवार था कि वो मेरी मदर के बाद मेरे बड़े भाई ने वो जो मेरी माँ वाला रोल था ना, जी सर। वो मेरे बड़े भाई ने ले लिया। ओके सर। वो मेरी माँ से भी ज्यादा केयर करता था। ओके सर। वो जो खाना, जैसे मैं गांव में आता था, खाना खाता था, तो वो खुद मेरे को घी वगैरह, दूध वगैरह खुद अपने हाथ से डालता था। जी 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 सर। तो मेरे को बोलता था खा इसको। तो एक ये जो चीजें है ना परिवार में, ये चीजें फिर बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं बंदे को। और मेरे को ये ऐसा परिवार मिला जिसका मेरे को पूरा सहयोग मिला, और वो भी इतना कहते थे, इतना सोचते थे कि ये हमारा भाई कुछ करे। ओके साहब। साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अगला जो क्वेश्चन है साहब आपके लिए, कि आपकी समय में खेल की स्थिति और आज के समय की स्थिति में बड़ा अंतर आया है साहब, तो आप इसे किस नजर से देखते हैं साहब? ऐसा है, देखो जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी। ओके सर। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जब मैं जहाँ ईस्ट जर्मनी में ट्रेनिंग करके आया था ना मैं, तो उस कोच ने मेरे को ये कहा था कि चांदराम आप एशियन गेम तक ये शेड्यूल करना और एशियन गेम में आपका ये टाइम होगा। उसने मेडल नहीं लिखा था मेरा। ओके सर। उसने टाइम लिखा था। जी सर। ये टाइम आप क्लॉक करोगे, अब ये देखो कि आपको गोल्ड मिलता है कौन सा मिलता है। जी जी। तो फिर उसने मेरे को वहीं पर एक बात कही कि चांदराम आप एशियन गेम खेलने के बाद वापिस मेरे पास आ जाना। जी सर। मैं आपको ओलंपिक 84 ओलंपिक में आपका मेडल पक्का दिलाऊंगा। जी 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 सर। तो देखिए हमारा दुर्भाग्य है, तो उस टाइम क्या था, राजीव जी, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, वो उन्होंने मेरे से पूछा भी आपकी क्या ख्वाहिश है। मैंने उनको यही ख्वाहिश बताई थी कि मैं वहीं जाना चाहता हूँ उस कोच के पास, मेरे को आप भेज दो तो 84 ओलंपिक में मैं मेडल लेके आऊंगा।
जी जी साहब। लेकिन लेकिन उस टाइम इतनी कोई कुछ सुनने वाला वो नहीं था। मेरे को किसी ने नहीं भेजा, मैं 2-3 महीने धक्के खा करके आखिर में वैसे ही बैठ गया, तो मेरे को नहीं भेजा। लेकिन आज के दौर में ऐसा है, आज भारत सरकार, खेल मंत्रालय, स्टेट्स के जो खेल नीति है वो इस प्रकार की है कि आज तो पैसा भी बहुत है। हमारे टाइम में तो कोई पैसा नहीं था। जी सर। हम गोल्ड मेडल लेकर के आए, वो खाली जो दिल्ली में एशियन गेम हुए थे जी सर। वो भी दिल्ली में हो रहे थे, हिंदुस्तान में। जी तो उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने अनाउंस किया था सबसे पहले, जी सर। हरियाणा का जो भी स्पोर्ट्समैन गोल्ड मेडल लेगा उसको 1 लाख रुपए देगी हरियाणा। ओके सर। तो मेरे को वो 1 लाख रुपए मिला था उस टाइम, अदरवाइज कोई पैसा नहीं देता था। ओके। आर्मी चाहे कितने भी दिन आप रह के आओ, आर्मी 300 रुपए देती थी पॉकेट मनी। जी सर। चाहे आप 4 महीने रह के आओ, चाहे आप 2 दिन रह करके आओ, जी सर। वो आर्मी 300 रुपए देती थी। बाकी यूनिट लेवल के ऊपर वो सीओ के ऊपर डिपेंड करता था जी जी। कि वो आपकी कितनी मदद कर सकता है। तो मतलब अगर हम निष्कर्ष निकालें, आज के टाइम में खेलों की स्थिति पहले से काफी अच्छी है सब खिलाड़ियों के लिए, पैसे के मामले में भी और आगे हजार गुना तैयारी। हजार गुना बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है। ओके। आज जो स्पोर्ट्स किट है, ट्रेनिंग इक्विपमेंट है, डाइट है, और जो सरकार इंडिविजुअल कोई भी जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है वो कहीं विदेशी कोच के पास ट्रेनिंग करना चाहता है, विदेश में करना चाहता है, सरकार भेजती है उसको। ओके। तो ओके इसलिए साहब। आज के दौर में तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी है। तो ओके साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, खेल के क्षेत्र में जाने वाले युवाओं को साहब आपका क्या संदेश देना चाहेंगे आप साहब? मैं अपनी तरफ से हर स्पोर्ट्समैन को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स एक तपस्या है, जुनून है। स्पोर्ट्स के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। ये नहीं है कि आज बारिश है तो आप आज रेस्ट कर लेंगे, नहीं, आपको उस दिन भी वर्कआउट करना है, चाहे आप कमरे के अंदर करें या बाहर करें। दूसरा, रेगुलरिटी इसके लिए बहुत जरूरी है, डाइट बहुत जरूरी है, और दिमाग में जुनून, जो तपस्या, जो भक्ति हम बोलते हैं ना, वो है तो आप कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब यही है, चरित्र, कंटिन्यूटी, डाइट और अपने खेल के प्रति, अपने प्रैक्टिस के प्रति वफादार, ये बहुत जरूरी है कामयाबी हासिल करने के लिए। ओके साहब। तो साहब अगला क्वेश्चन है आपसे, डोपिंग और स्पोर्ट्स के मध्य में जो एक रिश्ता बनता जा रहा है साहब, उस पर क्या कहोगे? क्या खेल की नैतिकता पर खतरा नहीं है ये जो डोपिंग की जो समस्या है, ये एक्चुअली में स्पोर्ट्स के ऊपर एक बदनुमा दाग है, और स्पोर्ट्स के ऊपर तो है ही है, ये इंडिविजुअल के ऊपर भी इतना खतरनाक साबित होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ, आज जो युवा जो स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर है, मैं खास करके उनको एक स्पेशल ये खास करके बताना चाहता हूँ, प्लीज इससे बचिए, इससे दूर रहिए। नेचुरल जो डाइट है उसके ऊपर आप डिपेंड करिए, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए। सुबह शाम अपने जिस भी आप भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, कम से कम उस देवता का, उस प्रभु का नाम 5 मिनट के लिए जरूर कंसंट्रेट करके ले। ओके, थैंक यू साहब। तो साहब आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, अर्जुन अवार्ड दिया, ये कौन से साल में आपको दिए गए? और मैंने ये भी सुना है कि साहब जब आप 9 एशियाड गेम के अंदर भाग ले रहे थे और आपने गोल्ड मेडल जीता, उस टाइम पे स्वयं इंदिरा गांधी खड़ी होकर आपसे मिलने के लिए, आपके मैच देखने के लिए आई थी। इतनी मतलब उनके अंदर जिज्ञासा थी कि मैं चांदराम से मिलूं, और ऐसा हुआ न्यूज़पेपरों के अंदर। आज भी अगर उन न्यूज़पेपर को निकालते हैं वो कटिंग उसके अंदर है। तो वो क्या सीन था साहब, कैसे उस आपके जुबानी हम सुनना चाहेंगे साहब। वो ऐसा था कि जैसा कि मैंने आपको बताया ना, 19 नवंबर से को गेम शुरू हुए थे,
जी साहब। और 25 नवंबर तक हिंदुस्तान को गोल्ड नहीं था। जी साहब। तो इंदिरा जी जैसे हम मेजबान था भारतवर्ष और प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा जी, जी साहब। तो जैसा कि न्यूज़पेपर के अंदर डेली आता था कि किसी का गोल्ड हो या ना हो, चांदराम का गोल्ड पक्का हो। ओके सर। तो वो इस चीज को देखने के लिए आई थी वो स्पेशल, और वो देखने के लिए तो उन्होंने मेरे से, जब मैंने फिनिश किया और गोल्ड मेडल लिया, तो उन्होंने मेरे से पूछा, वीआईपी गैलरी में मेरे को बुला करके उन्होंने पूछा कि आपको पता है आपने आज क्या किया है। मैंने कहा कि हाँ हाँ मैम पता है मेरे को। बोली क्या किया है। महा जी हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया है। ओके बोली सर। हाँ। बोली मैं बहुत खुश हूँ और मैं खास करके आपको देखने के लिए आई थी, क्योंकि और मैं बड़ी दुखी थे हम कि हम गेम करा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और यहाँ गोल्ड दूसरे देश के लोग लेके जा रहे हैं, और आपने गोल्ड मेडल लिया है, ये बहुत फक्र की बात है, हम बहुत खुश हैं। ओके साहब, तो फिर ये भारत सरकार ने आपको पद्म श्री और अर्जुन अवार्ड कौन सी साल में दिया साहब? ये जो मेरी 81 की परफॉर्मेंस थी, 81 में मैंने गोल्ड मेडल लिया, 82 में गोल्ड मेडल लिया, उसको उसके भी आपके ऊपर मेरे को अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री प्रदान किया गया। ऐसा है सुरेंद्र भाई, एशियाड 82 से पहले जी सर, जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड था वो अर्जुन अवार्ड था। ओके सर। ये पद्म श्री अवार्ड स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं था। जी सर। तो जैसा कि ये दिल्ली में एशियन गेम हुए, तो तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जैसे इंदिरा गांधी जी ने जो गोल्ड मेडल लिया था, जिन लोगों ने जी सर 9th एशियन गेम में जिनने गोल्ड मेडल लिया था, उन सभी को पद्म श्री दिया गया। ओके सर। उसके बाद ये पद्म श्री स्टार्ट हुआ। ओके सर। तो उसी भी आपके ऊपर मेरे को ये अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री दिया गया, और हरियाणा सरकार ने मेरे को भीम अवार्ड से सम्मानित किया था। ओके, हरियाणा हिंदुस्तान में आपको हाँ सर, मैं आपको बताऊं सुरेंद्र भाई, जी साहब, हरियाणा सरकार और हरियाणा पंजाब का ज्वाइंट जो भी कोई भी खेल विभाग है, जी साहब, सर्विसेज का जो खेल विभाग है, जी साहब, और भारत सरकार का जो खेल विभाग है, जितने भी अलंकरण हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, जी साहब, कोई भी ऐसा पुरस्कार नहीं है जो मेरे पास ना हो। सर्विसेज का बेस्ट स्पोर्ट्स का एवीएम जसवंत सिंह ट्रॉफी मेरे पास है। ओके सर। अच्छा, CSJA चंडीगढ़ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन का पुरस्कार मेरे पास है। जी साहब। भाई हरियाणा का जो सबसे बड़ा खेल अवार्ड भीम अवार्ड है वो मेरे पास है। तो हिंदुस्तान का बेस्ट एथलीट, बेस्ट स्पोर्ट्समैन का अवार्ड मेरे पास है, 1985 में मिला था मैं। ओके सर। मतलब सभी जगह मैंने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर मेरे को हर जगह प्रोत्साहन मिला और हर जो अवार्ड है वो मेरे को मिला। लेकिन साहब अभी आफ्टर रिटायरमेंट आपने जैसे बताया सन 2002 में हुए, और आप हरियाणा के नहीं, जींद के नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक रत्न हैं। भारत माँ की जननी इस भूमि के ऊपर उस माँ ने ऐसे एक वीर को जन्मा जिन्होंने सेना के अंदर अपना नाम किया और पूरे देश में, पूरे विदेश में अपना नाम किया। और जैसे साहब आज मैंने आपके मुख से सुना, मुझे भी नहीं पता था कि आपके पास में इतने सारे अवार्ड हैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट चाहती, आपके पास में जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो भारत के युवाओं के लिए, हरियाणा के युवाओं के लिए, अपने जींद के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती थी। अगर आपको एज ए कोच लगाती भारत सरकार, आपको ये मौका देती, ड्यूटी देती कि चांदराम साहब आपके अंदर ये हुनर है, ये प्रतिभा है, और हम चाहते हैं कि जैसे आप ओलंपिक तक का सफर करके आए हैं, आप हमारे देश के युवाओं को मोटिवेट करें, आप उनको गाइड करें, तो उनके अंदर काफी, आप अकेले की जगह पे कम से कम 10 से 20 और ऐसे मेडल आप तैयार कर सकते थे सर हिंदुस्तान में। तो इसके पीछे क्या कारण रहा, ये क्यों नहीं हो पाया साहब? क्या मेन कारण रहा कि आप एक ऐसी जो ना हमारे पास में ये ऐसा था सुरेंद्र भाई, जैसा कि मैंने 1992 के अंदर मैंने NIS किया था, जी साहब, जो
एथलेटिक कोच का जो डिप्लोमा होता है जी सर। वो मैंने 92 में किया था। जी सर। उसके बाद मैं जूनियर नेशनल टीम का कोच रहा। जी सर। मैंने वहां पर अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार किए। मेरे जो मैंने जिनको ट्रेनिंग कराई उन बच्चों ने सिल्वर ब्रोंज मेडल एशियन चैंपियनशिप में लिए। फिर उसके बाद मैं नेशनल टीम का सीनियर टीम का भी कोच रहा। फिर 98 में मैं मेरा प्रमोशन था आर्मी के अंदर जो सूबेदार मेजर का, तो वो मेरे को वहां पर हाजिर होना जरूरी था। तो उसके बाद मैं फौज में आ गया और 2002 में मैं रिटायर हो गया। 2002 में क्या था, उस टाइम अपने हरियाणा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम थे। जी सर। तो हिसार के अंदर एक अपना स्टेट की जो स्पोर्ट्स कंपटीशन था, जी सर। तो उसमें हम गए थे, इनवाइट किया था जो पुराने स्पोर्ट्समैन थे। जी सर। हम गए थे वहां पर हिसार में, तो वहां पर मैं मिला था सीएम साहब से भी, अभयजियों से भी। तो उस टाइम क्या था कि हरियाणा में स्पोर्ट्स की कोचेज की भर्ती बंद कर रखी थी। ओके सर। तो उस टाइम बात हुई, तो फिर वो बोले भाई अभी यहाँ बंद है, लेकिन हम आपको साई वगैरह के अंदर कहीं वो कर सकते हैं। तो साई में क्या था कि मेरे को नॉर्थ ईस्ट में भेज रहे थे। ओके सर। और मैं चाहता था कि मैं अपने हरियाणा के अंदर काम करूं। ओके सर। तो बस वो उस टाइम मेरे को टाइम नहीं मिला, चांस मिला नहीं। तो बस उसके बाद फिर मैंने ज्यादा नहीं साहब, आपके पूरे इंटरव्यू के दौरान एक बात निकल के आई कि आप अपने गांव की मिट्टी से, अपने देश हरियाणा से जुड़े हुए हैं। आपको अमेरिका ने मौका दिया कि आप यहाँ पे आए और हमारे जो ना यहाँ के व्यक्तियों को ट्रेंड करें, यहाँ के खिलाड़ियों को ट्रेंड करें, तो आपने उस अवसर को ठुकरा दिया कि नहीं, मैं अपने देश के लिए खेला हूं, मेरे हरियाणा के लिए, मेरे गांव के लिए मेरे को काम करना है। एक ये देशभक्ति, एक ये राष्ट्रभक्ति आपके अंदर थी, और मुझे पता चला है कि उसी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति को मद्देनजर रखते हुए आप शहीदों के लिए अभी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में आप शहीद परिवारों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन शहीद परिवारों को सम्मान मिले, उसके लिए आप दिन रात लगे रहते हैं। जो फीडबैक मेरे पास में आया है, तो ये जज्बा दिखाता है कि आपके अंदर साहब रियली में देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। लेकिन मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि एक ऐसा हीरा, एक ऐसा डायमंड हमारे पास है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट, हमारे देश के वासी अगर उसका फायदा लेना चाहते तो बहुत कुछ हमारे को हासिल हो सकता था। और हमारे एक मेडल नहीं, चांदराम हमारे पास में 100 से ज्यादा पैदा हो जाते, क्योंकि आप लगभग जो ना 21 साल साहब को आए हुए हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। अगर सही तरीके से साहब की सेवाओं को लिया जाता तो ये हरियाणा का नक्शा, जहां पे 1 गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल हरियाणा लेके आता है, वहां पे संख्या 10 से 20, 20 से 50 होती और हरियाणा का पूरे विश्व में अच्छे रैंकिंग के साथ में नाम आता। तो साहब अभी भी आपके अंदर वो जोश, जज्बा मेरे को दिखता है, और आप जिस प्रकार से शहीदों के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपसे इस मंच के माध्यम से, श्री कृष्णा मानस शक्ति केंद्र के माध्यम से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे भारतवर्ष के जितने भी लड़के ओलंपिक तक का सफर करना चाहते हैं, अगर आपकी जरूरत पड़े उन एकेडमीज को, उन बच्चों को, क्या आप अपना टाइम देने के लिए 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के, क्या आप तैयार हैं साहब कि मेरा देश आगे बढ़े स्पोर्ट्स के क्षेत्र में? आप उनको गाइड कर सकें, जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहे हैं। हाँ, देखिए सुरेंद्र भाई, मैं जो आज के जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो पुराने भी स्पोर्ट्समैन हैं, मेरा सबके साथ प्यार है, मोहब्बत है। जो आज भी जो बच्चे मेडल लेते हैं, देखिए जैसे कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया ओलंपिक के अंदर। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मेरे को इतनी खुशी मेरा मेडल जीतने के बाद नहीं हुई थी जितनी उस बंदे ने जो मेडल लिया हिंदुस्तान के लिए। इंडिविजुअल इवेंट के अंदर आज हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही गोल्ड हैं। एक अभिनव बिंद्रा ने जो शूटिंग में लिया था, दूसरा नीरज चोपड़ा ने। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं इनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। इन लोगों ने भारत का नाम रोशन किया है, हमारे तिरंगे का सम्मान किया है।
तो देश की जनता इनके ऊपर जितना भी फख्र करे, जितना भी प्राउड करे, उतना ही कम है। और रही बात आज के जो मेरे उसके एक्सपीरियंस की, देखो मेरे को अपने देश से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, अपनी सेना से प्यार है, अपने युवा वर्ग से प्यार है। जो मेरे से जितना भी बन पड़ेगा मैं उतना करने के लिए तैयार हूँ, आपके माध्यम से या किसी और माध्यम से। जैसे आपने जिक्र किया इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का, जो इसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, स्टेट पैटर्न हूँ, तो हमने देखो हरियाणा के अंदर सबसे पहला पूरे देश में जींद डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, हमने जो संघर्ष किया है, हमने डीसी साहब के माध्यम से, सीएम साहब के माध्यम से, पहला हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर सभी जितने भी जींद डिस्ट्रिक्ट के जवान शहीद हुए हैं देश के नाम पर, उनकी प्रतिमा का अनावरण हम करवा रहे हैं। बहुत सी जगह पर हो चुका है, जहां नहीं हुआ है वो हम करवाएंगे। ये उनके लिए सम्मान है और हमारा फर्ज बनता है उनको सम्मान देना, और उनका असली हक है वो उनको मिले। तो उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। दूसरा, जो स्पोर्ट्स के लिए जितना मुझसे होगा ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि अभी मेरी एज है वो 66 हो चुकी है, एज ए फिजिकल के तौर के ऊपर जैसे अगर मैं करूंगा तो कहीं ना कहीं से मेरे को भी इंजरी हो जाएगी। तो मैं इंटरव्यू के माध्यम से, फोन के माध्यम से जितना मेरे से हो सकेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अंदर 66 ईयर के अंदर भी ये जुनून है कि आप अपने देश के युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, आपकी तो गाइडेंस ही जर्मन कोच की तरह सर, जैसे जर्मन कोच ने आपको गाइड किया था वही कोचिंग अगर आप हमारे खिलाड़ियों को देते हैं तो मेरे देश जो ना ओलंपिक रैंकिंग में बहुत अच्छे स्थान पे होगा। और हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपने जीवन के एक्सपीरियंस हमारे साथ में, पूरे देश के साथ में श्री कृष्णा मानस शक्ति केंद्र के माध्यम से शेयर किए। और मैंने ये भी सुना है साहब कि आपने मिल्खा सिंह के साथ में भी मिले हैं, आप पर्सनली उनके साथ में भी सेना में रहे हैं। तो थोड़ा सा एक में मिल्खा सिंह के बारे में जो जर्नी आप रहे, उनसे कैसे मोटिवेट हुए, वो स्टोरी भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके साथ में साहब। ऐसा भाई सुरेंद्र भाई, जैसे मिल्खा सिंह मेरे से सीनियर स्पोर्ट्समैन थे। ओके साहब, मेरे सीनियर थे। और देखिए 9th एशियन गेम के अंदर जब मैंने मेडल लिया तो वो साथ में थे। ओके साहब, राजीव जी के, इंदिरा जी के साथ में थे वो। जी साहब। तो उस आदमी ने, फिर हमारी एक पार्टी थी ताज होटल में दिल्ली में, जो मेडल विनर थे, जी साहब, उनका एक डिनर प्रोग्राम था, तो मैं उसमें गया था। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को सबसे पहला प्राइज, कैश प्राइज, जी सर, मिल्खा सिंह जी ने दिया था मेरे को 300 रुपए। ओके ओके सर, उस टाइम 1982 में साहब, 1982 में साहब। हाँ 1982 में ताज होटल के अंदर जब हम डिनर कर रहे थे तो मिल्खा सिंह जी मेरे से इतने प्रभावित थे, इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी जेब से 300 रुपए निकाल करके पहला कैश प्राइज मेरे को हिंदुस्तान की तरफ से मिल्खा सिंह जी ने दिया था। ओके साहब, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये। चलो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी एनर्जी, आपका स्टेमिना हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे और आप इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले 100 चांदराम कम से कम यहाँ पे पैदा करके जाएं। और आपकी मोटिवेशन, आपकी प्रेरणा युवाओं के लिए जो ना एक फ्यूल का काम करेगी, एक आग का काम करेगी, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कि कितनी विषम परिस्थितियों के अंदर, जहां आपको खाना तक ठीक ढंग से नहीं मिलता था, आप 60 किलोमीटर तक वर्कआउट करते थे और आपके जीवन में जब भी आप अपने गोल के पास पहुंचने को हुए, आपके जीवन में कोई ना कोई झटका ऐसा आया कि आपको लगा कि मैं ड्रॉप कर दूं, लेकिन आप लगे रहे। आपकी मदर का चाहे केस था, चाहे आप जब लगातार 9 एशियन गेम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, 18 किलोमीटर के बाद में आपके पेट के अंदर गोला बनना, आपको पेन होना, और उसके बावजूद भी चाइनीज को आपने बीट किया और हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया। हम सभी कृष्णा मानस शक्ति केंद्र की तरफ से ही नहीं, पूरा भारतवर्ष सर, आपकी इन उपलब्धियों के लिए, आपके इस संघर्ष के लिए आपको पूरा देश सलाम करता है, पूरा देश सैल्यूट करता है, हम सभी मिलके। और हम सभी पूरे भारतवासी आपकी लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं
कि आपको परमात्मा लंबी उम्र दे, ये एनर्जी, ये स्टेमिना आपके अंदर बना रहे, आपके परिवार में सुख शांति रहे और आपकी सेवाएं मेरे देश के युवाओं को मिले। और मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि साहब आप भी एक टारगेट लें, आपके जाने से पहले 100 चांद्राम जो गोल्ड मेडल वाले इस देश के अंदर आप पैदा करके जाएं। थैंक यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और पूरे टीम हमारी कृष्णा मानस शक्ति के अंदर की खड़े होकर आपको सैल्यूट करती है। जय हिंद साहब, जय हिंद, जय भारत साहब। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यू सो वेलकम। मच सर। आपके जो जीवन की जो जर्नी थी उसको हमने सुन के बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी ऐसी लर्निंग थी, बहुत सारा आपका जो जुनून था उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला। तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरीके से आगे भी आप हम जैसे युवाओं को मोटिवेट करते रहिए ताकि हम भी अपने जीवन में नई नई चीजों को ला सके, अपने संघर्ष को अपना मोटिवेशन मान के सीखते रहें। आप जैसे हस्तियां ही हमें सिखाती हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।